कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। कुछ इस तरह के तेवरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में अपना दौरा पूरा किया। प्रधानमंत्री तो छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ की सौगात देकर लौट गए, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों ने छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा को गर्म कर दिया है। प्रधानमंत्री ने विकास और छत्तीसगढ़ की बेहतरी पर जो कुछ कहा वह तो अपनी जगह पर था। विपक्षियों को जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लेकर जिस तरह से गिन गिन के हमले किए, उससे छत्तीसगढ़ की राजनीति अभी कई दिन तक गर्म रहेगी। सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री का कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर रहा, जिसमें प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मन मस्तिष्क में बेईमानी होने की बात कही। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या को खत्म करने के लक्ष्य पर बोलते हुए मोदी ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। इधर प्रधानमंत्री तो सब बातों का पिटारा खोलकर लौट गए, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने के बाद उनके कार्यक्रम, उनके द्वारा सिद्ध न्यास और लोकार्पण जैसी सौगातों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है और मोदी के दौरे पर कांग्रेस और भाजपा हमेशा की तरह फिर आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ। कल के उनके दिए गए सारे जो बयान दिए गए, उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, ये बहुत ही स्तरहीन वक्तव्य रहा और कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, आज ये भूल जाते हैं प्रधानमंत्री जी कि आज देश की आज़ादी किन मूल्यों को देकर के कांग्रेस ने चुका करके आज़ादी हासिल करी। स्तरहीन कौन है तो जनता बता रही है ना। विधानसभा में, लोकसभा में, उपचुनाव में, नगर निगम चुनाव में, पंचायत चुनाव में किसको हरवाया? जिसको जनता ने स्तरहीन समझा, और वो कांग्रेस है। थोड़ा सुधार करने की जरूरत है कांग्रेस को। उनके यहाँ हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता खुश नहीं है, हर जगह झगड़ा चल रहा है। उसको सुधारिए ना धनेंद्र जी। बीजेपी पे कमेंट करते रहेंगे और हारते चले जाएंगे तो इससे आपका भला नहीं होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिस मोदी की गारंटी पर बीजेपी की सरकार बनी है, उन गारंटियों पर प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इसलिए जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है, उन गारंटियों पर सियासत केंद्रित हो जाती है। इस बार भी मोदी के आने पर कांग्रेस और भाजपा इसी मुद्दे पर एक बार फिर लड़ते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है मोदी के दौरे पर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ और प्रधानमंत्री तो लौट गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक विवाद जिससे छिड़ गया है महाभारत। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मोदी ने सौगातें तो दी लेकिन विवाद भी देकर चले गए। मोदी
आए और उन्होंने बताया कि कैसी सरकार चल रही है, उनकी योजनाएं क्या हैं, पर कांग्रेस की खामियां भी बताने से वो नहीं चूके और हर बार की तरह उनके जो तीर हैं वो सीधे कांग्रेस के दिल पर चल गए हैं। ऐसे में कांग्रेस घायल शेर की तरह क्या बयान दे रही है और उस बयान के बाद किस तरीके का विवाद छिड़ गया है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले को राजनीतिक नज़रिए से समझाने की कोशिश करेंगे, विश्लेषक के रूप में मौजूद है नागेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बिलासपुर की धरती से जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मौजूद हैं हमारे साथ मेहमान और एक एक करके प्रतिक्रियाओं के जरिए जानेंगे कि आखिर मोदी के इस दौरे को वो देखते कैसे हैं। बीजेपी से शुरुआत करते हैं और जो विवाद इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा पद और सरकारी कार्यक्रम और दूर दूर तक 3 साल तक चुनाव नहीं, उसके बावजूद छीटा कसी राजनीतिक तंज कसने से मोदी जी नहीं चूकते और जब भी मौका मिलता है कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं। पांडे जी की ओर चलते हैं। पांडे जी, क्या वजह है भाई? अभी तो चुनाव भी नहीं है, छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं, फिर भी मौका मिलता है और मोदी जी कांग्रेस पर हमला कर देते हैं, क्या कारण मानते हैं? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अभय नारायण जी को और नागेंद्र जी को संध्या जवाहर। देखिए, कांग्रेस पार्टी 5 साल विनाश के कालखंड को लिखी। जब प्रदेश की जनता के बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने 5 साल के विनाश के कालखंड का हिसाब किताब लेखा जोखा प्रदेश की जनता के समक्ष रखा कि आपने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को अब दिया है उसके परिणाम स्वरूप जो मोदी जी के गारंटी के स्वरूप में हम लोग विधानसभा के पूर्व जो गारंटी हमने प्रेषित किया था वो साय पूरा किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को सौगातें मिली है, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, एयरवे हो, पीएम श्री स्कूल हो, पीएम आवास हो, जल जीवन मिशन हो, इन सभी के लिए बहुत बड़ा सौगात मिला, जिसके लिए प्रदेश की जनता साधुवाद करती है। प्रदेश की जनता की तरफ से आदरणीय मोदी जी को साधुवाद करते हैं। विषय ये होता है, प्रदेश की जनता के लिए उनके आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने वाली सरकार चाहिए होती है और उसी के कारण प्रदेश की जनता सरकार चुनती है। तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आतंक में कांग्रेस पार्टी डूबी हुई थी वो प्रदेश की जनता को मालूम था और प्रदेश की जनता ने उसी के खिलाफ मैंडेट दिया था। तो माननीय मोदी जी ने आके अपना लेखा जोखा दिया कि जो 1.5 साल की सरकार है उसमें हमने जो धान खरीदी की बात कही थी हमने डिलीवर किया, महतारी वंदन की बात की थी डिलीवर किया, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने का काम हमने बोला था हम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पर नकल कसने की बात कही थी कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात की थी पीएससी में। तो ये लेखा जोखा जो प्रदेश की जनता के समक्ष, क्योंकि जनता जनार्दन आपकी मालिक होती है लोकतंत्र में, उनको बताया जाता है कि हमने ये जो आपसे वादा किया था वो डिलीवर किया है। और जो पीएम आवास की बात कहे, जिनको 5 साल तक प्रताड़ित करके रखी है कांग्रेस सरकार, आज उनके सर पे छत आया है। उनसे एक बार मिलिए मोहन जी, उनके चेहरे की खुशियां और चेहरे पे जो प्रकाश आता है वो देख के आपको भी आत्मसंतुष्टि होगी। हमको तो गौरव की अनुभूति होती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो कहा सो किया वो प्रदेश की जनता के समक्ष। पांडे जी, जो किया वो बताइए, इसके लिए कोई रोक नहीं है, पर यहाँ पर कांग्रेस कहाँ से आ गई भाई? वो तो हार गए, जिन कारणों से हारे वो भी लोगों को समझ में आ गया, अब बार बार वो बात क्यों याद दिलाते हैं मोदी जी? मोहन जी, अगर आप नहीं बताएंगे तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा। आपको जो आवास 5 साल पहले देने थे वो अब दिया जा रहा है। जो जल आपको घर पहुंचाने थे आपने नहीं पहुंचाया, हम पहुंचा रहे हैं। सड़कें जर्जर हो गई थी उनको हम बना रहे हैं। पीएम श्री स्कूल प्रारंभ करके भविष्य, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करके 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है वही संकल्प छत्तीसगढ़ का भी है कि छत्तीसगढ़ भी विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिला के हमारे युवा देश में विदेश में पूरे विश्व में अपनी योग्यता के आधार पर डंका बजाए। तो बताने में क्या हर्ज है, और लेखा जोखा देना चाहिए प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि हम प्रदेश के लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तर्क है और दलीलें कुछ दमदार भी लग रही हैं और इसीलिए अब कांग्रेस को ये बताना होगा कि भाई ये राजनीतिक मंच जब होता है तो आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। कांग्रेस को इसमें क्या भाषा की गड़बड़ लग गई, क्यों आरोप से तिलमिला उठी है कांग्रेस, बताएंगे अभय राय जी। अभय राय जी, क्या वजह मानते हैं? मोदी जी का दौरा है भाई, वो तो हमेशा जो भाषण देते हैं वही भाषण देकर आए हैं। मोहन तिवारी जी, आप गूगल में डालिए कि झूठ बोलने वाला नेता कौन, एक ही नाम आएगा, राहुल गांधी। आप डालिए गूगल में और देखिए कि झूठ बोलने वाला नेता कौन।
तो जो प्रधानमंत्री जी हैं बहुत सम्मानित पद है और हम सबको उम्मीद थी कि पूरे चुनाव निपट गए हैं, प्रथम इंजन, द्वितीय इंजन, तृतीय इंजन, चतुर्थ इंजन सब सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन गई हैं। केंद्र में आप बैठे हैं, 11 में से 10 सांसद छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको दिया। 54 सीट लेकर छत्तीसगढ़ में भी आप सत्ता में हैं। एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, 8-9 मंत्री आपके हैं, विधायक आपके हैं, निगमों में भी आपके, पंचायतों में भी आपके लोग आ गए हैं। तो हमको लगा कि कुछ उपहार देने आ रहे हैं कि 4 इंजन की सरकार बनाने के बदले छत्तीसगढ़ को, विशेषकर बिलासपुर को, जहां उनकी सभा थी मोहभट्टा बिल्हा में, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर बिलासादाई एयरपोर्ट है, जिसके लिए 4 साल 5 साल से जनसंघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था और 4C लाइसेंस, लेकिन नहीं, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। न तो बिलासपुर के विधायकों ने कोई मांग की, न सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री ने कोई बात की, और न मोदी जी ने उसकी चर्चा की। आश्चर्य हुआ, हमको तो लगा कुछ मिलेगा। उसी तरह से 15 महीने की सरकार का एक काम मोदी जी के पास बताने के लिए नहीं था कि मोदी जी के भाषण में 15 महीने की सरकार का एक काम डाल दिया जाए कि जब हमारी सरकार बनी। ये तो बता रहे हैं कि अब आते हैं- 3300 करोड़ की सौगात दे के गए हैं, 33,700 करोड़ के सौगात दे के गए हैं। वो सारे जो करोड़ की योजनाओं का नाम है, मोहन जी आज तो पूर्व मुख्यमंत्री ने एक योजना का खुलासा किया है कि उनका शिलान्यास किया हुआ था, आज चालू हो रहा है। दूसरा, सारी योजनाएं बजट में आ चुकी हैं, बजट में प्रावधान हो चुका है, काम प्रारंभ हो चुका है। जो हिडन एजेंडा था जिसके लिए मोदी जी आए थे, जिसको लेकर कांग्रेस और भूपेश बघेल जी ने और दीपक बैज जी ने पहले ही आरोप लगा दिया था कि आ रहे हैं 20,000 मेगावाट बिजली कैसे यहाँ पैदा होगी और जो कैसे गुजरात और भाजपा के राज्यों के यहाँ से बिजली भेजी जाए। 800 यूनिट एनटीपीसी में नया प्रारंभ होगा, लारा में प्रारंभ होगा, वर्धा को इनके उद्योगपति मित्रों ने ले लिया है, उसमें कैसे प्रारंभ होगा, कैसे कोयला खदानें इनको आवंटित होगी दिखेगा, कैसे जंगल कटेंगे वो दिखेगा, कैसे पानी का दोहन होगा वो दिखेगा। वो इनका एजेंडा था जिसके लिए आए थे। रही बात एक भी योजना मोदी गारंटी की, 3 लाख मकान जिसकी चाबी सौंपने की बात की है, वो मकान भूपेश बघेल के सरकार में काम प्रारंभ हो गए थे, वो पूरे हो गए, उनको आपने चाबी दिया। 18 लाख कहाँ है? 18 लाख का तो एक मकान नहीं बना, 18 लाख का तो काम चालू है कि नहीं, उसकी रूपरेखा भी आपने नहीं बताया कि 18 लाख मकानों में से इतने का काम पहले स्टेज पे है, इतने का काम दूसरे स्टेज पे है, 2027-2026 में हम 18 लाख दे देंगे, इसमें तो बातें नहीं हुई। रही बात भ्रष्टाचार की, तो जो लोग इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का भ्रष्टाचार नहीं बताते, जो लोग भारत माल परियोजना विधानसभा में जब बात आती है, इनके ही विधायक अजय चंद्राकर जब उसमें हंगामा मचाते हैं तो जांच की घोषणा तक नहीं करते। ठीक है, वो लोग क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? चलिए आएंगे अगले राउंड में ये सब सवाल के जवाब भी लूंगा, लेकिन एक वर्मा जी से टिप्पणी पहले ले लेते। वर्मा जी, क्या बताता है ये, क्या ये राजनीति और ये लड़ाई चुनाव तक मानी जानी चाहिए थी, लेकिन ये आगे भी खींची चली जाएगी और इस तरीके की स्थितियां रही तो जब भी ऐसा दौरा होगा फिर आरोप प्रत्यारोप हमें देखने को मिलेगा? बदलता हुआ जो राजनीतिक सिनेरियो है वो बिल्कुल ये बता ही रहा है कि इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। मुख्य चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण इसलिए ही हुआ था कि ये क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, इसमें तमाम सुविधाएं जो थी ही नहीं, और इसलिए ये राज्य बना। लेकिन राज्य बनने के बाद जो योजनाएं बनती रहीं और उस पर काम होता रहा, लगातार काम होता रहा शुरू से, लेकिन बीच में जो एक दौर हमने देखा जिस पे लगातार चर्चा होती है, लोग इसे स्वीकार करते हैं और बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें तमाम बहाने भी बनते हैं जिनका अब जिक्र करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उनके बावजूद विकास कहीं ना कहीं एक तरीके से अवरुद्ध था। और दूसरी चीज़, रमन सरकार की जो आखिरी की मुझे लगता है कि पारी थी 15वीं, उसमें एक जो असंतोष था लोगों का कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार थोड़ा सा हो रहा है, अफसरशाही बढ़ रही है, उसके कारण जनता ने कांग्रेस को अवसर दिया था। कांग्रेस ने उस अवसर का वो फ़ायदा नहीं उठाया जो उठाया जाना चाहिए था, और खुद वो उसी परिस्थितियों की भेंट चढ़ गया और जनता ने फिर से खारिज किया।
और अब जब ये अवसर आया है कि एक बार फिर से विकास को मुख्य धारा में जोड़ के प्रदेश के विकास पे वाकई में फोकस करके काम किया जाए, तो वो चीज़ें बन रही है। और आप देखिए कि एक बड़ी योजना के तहत हर क्षेत्र में चौतरफा विकास की बातें कही जा रही है, जिसमें गरीबों को जिनके पास मकान नहीं थे मकान दिए जा रहे हैं, सड़कों का अच्छा जाल बिछाया जा रहा है, रेलवे लाइनों के विस्तार की जो बात बहुत लंबे समय से थी। छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें बहुत मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्टेट रेलवे के मामले में छत्तीसगढ़ था। बावजूद इसके वो बजट में वो प्रावधान नहीं होता था कि यहाँ के विकास, रेलवे के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसका एक कारण ये भी रहा कि रेलवे लाइनें विकसित नहीं हुई, ट्रेनों की संख्या कम रही, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ का पर्यटन भी प्रभावित हुआ। दूसरी चीज़, नक्सलिज्म जो था एक लंबे समय से यहाँ पर पैर पसारे हुआ था, तो इस सरकार ने कम से कम एक दृढ़ इच्छा शक्ति जताई कि विकास के साथ साथ इन सब हर्डल्स को भी दूर करने के लिए एक कठोर कदम उठाया है, मैं तो कहूँगा। तो इस दृष्टिकोण से जब काम हो रहा है। दूसरी चीज़, एक और गंभीर विषय है कि जनता ने कांग्रेस को एक सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका दी है। सवाल ये उठता है कि सत्ता में बैठे लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उनकी योजनाओं में क्या है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी चाहिए। अगर उनकी योजनाओं में उनको कोई खामी दिखती है, ज़मीनी स्तर पे जनहित के काम नहीं हो रहे हैं, तो इसका ईमानदारी से विश्लेषण होना चाहिए और उस पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ऐसी योजनाएं जो जनता के हित में नहीं है या जिसमें उनको ऐसा लगता है कि ये सार्थक नहीं है, जनहित नहीं हो पा रहा है, तो एक एक बिंदु पे उसका विरोध होना चाहिए। बात इस पे नहीं होनी चाहिए कि बोला कैसे जा रहा है, किस तरीके की शैली का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अवसर मिलेगा तो व्यक्ति अपने काम की बात तो करेगा ही, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। उनको जनता के बीच अपना आधार बनाए रखना है और अपनी पारदर्शिता को दिखाते रहना है। लेकिन आप दूसरा जो पहलू है जिसके तरफ लोग नहीं ध्यान देते, उसको देखने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की है, उसको निर्वहन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाया उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि अभय राय जी बता रहे हैं कि भाई ये पुरानी योजनाओं को शुरू कर दिया, कुछ ऐसी योजना जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं, उद्योगपतियों को फायदा, ऐसी बातें कहकर आलोचना की जा रही है मोदी के दौरे की। क्या कहेंगे पांडे जी? मोहन जी, हमारे बड़े भाई ने कहा कि झूठ बोलने वाले नेता कौन, तो मैं शुरू करता हूँ अभय नारायण जी से। उसके पहले 47 से नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जितने तमाम कांग्रेस के नेता हैं, गरीबी हम हटाएंगे। नेहरू जी बोले, राजीव जी, इंदिरा जी आ गई, हम हटाएंगे। उसके बाद राजीव जी आ गए, मनमोहन जी आ गए, सोनिया जी आ गए, गरीबी नहीं हटी। तो कौन झूठ बोलता है पता चल जाएगा। दूसरा, इन्होंने कई विषय उठाए। इन्होंने कहा कि थर्मल पावर हमारे कालखंड का है। मोहन जी, देखो सच को मतलब कोई ज़्यादा वो प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। 26 तारीख को पॉल्यूशन का क्लियरेंस मिलता है, ये 27 को भेल इसके निर्माण का कार्यादेश जारी करता है और 30 को मोदी जी उसका कार्य प्रारंभ करते हैं। और ये यहाँ टीवी डिबेट में बैठ के बोलते हैं कि हमारा है, क्रेडिट ले लो ना, आप क्रेडिट लो इसका भी कि शौचालय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि आप नहीं बना पाए। जल हम पहुंचा रहे हैं, इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप नहीं पहुंचा पाए, हम गैस दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों का आप क्रेडिट लो साहब, प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कुछ योजना पहले से चल रही है, शुरू हो चुकी है, उसका भी आधारशिला रखा है। मोहन जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इनके एक मंत्री थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया पीएम आवास के नाम पे। इनके करीबी भी हैं अभय नारायण जी के, एक बार कान में तो पूछ लो काहे इस्तीफा दिया था, वो भी नहीं पूछते। दूसरा, इन्होंने उठाया भारतमाला। अरे प्रभु, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। आपके कालखंड का मामला है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम पे प्रश्न करते हो, उसमें भी आपका एक मंत्री का नाम आ रहा है, तो उसमें भी कहोगे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बायस कार्रवाई कर रही है। विषय यह है कि भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई कांग्रेस धृतराष्ट्र की पट्टी बांधे हुई आंख पे, न उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, न अच्छा सुनाई दे रहा है, न अच्छा समझते हैं और बोलते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, देखो ये एक योजना थी चरण पादुका, बहुत अच्छी योजना थी, जो हमारे महुआ बिनते हैं और वो काम करते हैं वहाँ सुदूर वनांचल में, उनके पैरों में डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा चप्पल या जूता दिया जाता था। योजना बंद कर दी गई। हमारी सरकार आते ही चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ की गई। ये होता है अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति के विकास का कार्य। दूसरा, लाल आतंक का तो सफाया कर रहे हैं, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। जो ऐतिहासिक सफलता हमारे जवानों को मिल रही है वो तो अलग चीज है, उसके साथ साथ नियत निर्लार के माध्यम से सुदूर वनांचल को
विकास का वो रफ्तार दिया जा रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शुद्ध पेयजल हो। और ये जो अरे ये खत्म करिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई इसके लिए नक्सलवाद के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है, नहीं, ऐसा आरोप। नहीं, नक्सलवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। किसके कालखंड में नक्सलवाद आया? सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आपके पास थे। बंगाल से होते हुए, झारखंड से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र, तमिलनाडु, कहां नहीं था नक्सलवाद? आज तो 10 वर्षों में ये लाल आतंक को हमने साफ करने का कार्यक्रम किया। ये भी खत्म हो गया होता 3 साल पहले। अगर भूपेश दाव की सरकार हमको सॉलिड इंफॉर्मेशन देती और संरक्षण नहीं देती इन लाल आतंक वाले को, तो ये कब तक खत्म हो गया होता। ये टारगेटेड है। 10 सेकंड बोलो, 10 सेकंड मोहन जी। देखिए, विकास के आयाम को तय करना पड़ता है और प्रदेश की जनता लगातार, विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत हो, त्रिस्तरीय चुनाव हो, सभी में प्रामाणिकता से इसको स्थापित किया है। लेकिन जिसके मंत्री जेल में है, जिसका खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो है, जिन सीबीआई के रडार पे हैं, और कितना हजारों करोड़ रुपए का बंदरबाट अपने नेत्री के पैरों के नीचे फूल बिछा रहे थे, और यहाँ आज आके बात करते हैं कि झूठ बोलने वाले नेता कौन है। गिनती गिना दिया अभय नारायण जी, झूठ बोलने वाले नेता कौन है। ठीक है, चलिए अभय नारायण जी, 2 महत्वपूर्ण आरोप, एक तो नक्सलवाद को लेकर, दूसरा भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई मामले छत्तीसगढ़ में अभी जांच के दायरे में हैं, इसलिए कांग्रेस कटघरे में है। मोहन तिवारी जी, अरे मामले और सीबीआई के बनाए हुए हैं। अच्छा, भाजपा के कार्यालय से उनकी सूची जारी होती है, पृष्ठभूमि आती है, और ईडी और सीबीआई ने बनाए। जरा ठंड रखें, जरा उस पर देखें कि न्यायालय का फैसला क्या आता है। फैसला तो आने दीजिए। 2021 से आप कोयला घोटाले की जांच कर रहे हैं, आज तक चालान नहीं। शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, आज तक चालान नहीं। अभी आप सीबीआई ने, आपने महादेव सट्टा आज भी चल रहा है, सौरभ चंद्राकर कथा सुन रहा है, प्रदीप मिश्रा जी कथा सुना रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और आप कार्रवाई कहां कर रहे हैं? अरे ये तो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, इन पे तो आप कार्रवाई कर ही रहे हो। आपने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई की, आपने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे कार्रवाई की। विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, अजीत पवार तरीके लोग, जो जब विपक्ष में थे, आपने ईडी का छापा मारा, भाजपा की सरकार बना दिए, आज वो मुख्यमंत्री है, ईडी रास्ता बोल गई। तो ईडी सीबीआई के सहारे न केंद्र की सत्ता चलने वाली है, न राज्य की सत्ता। दौरे की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, और गरीबी। अभी निशिकांत भैया ने कहा कि नेहरू जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लूंगा। ऐसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, जरा सीखने बोलिए मोदी जी को। वो लोग काम करते थे, वो लोग घूम के भाषण पूरी दुनिया में और भारत के कोने कोने में नहीं देते थे। मैं तो बोल रहा हूं ना कि मोदी जी आए, करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ, सारे सरकारी ताकत वहां झोंकी गई, बिल्हा की धरती पर, मोहभट्टा की धरती पर। एक तो योजना देके जाते हैं बिलासपुर को। ठीक है, क्या योजना नहीं मिली है क्या छत्तीसगढ़ को? पांडे जी, एक काम तो बता एक योजना नहीं दी गई, ये बता रहे हैं। जहाँ पे कार्यक्रम है वहाँ तो योजना ही नहीं आई। मैं तो यही बोल रहा हूँ मोहन जी, देखिए इन लोग कितने मतलब अभय नारायण जी सुनी तो, इन लोग कितने दोहरा चरित्र का राजनीति करते हैं। 10 से कर दीजिए ना, अगर है तो ऐसा। बता रहा हूँ कितना दोहरा चरित्र का राजनीति करते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने वाली कांग्रेस आज वो हम पे आरोप लगा रही है। अभय नारायण जी कितना गिरोगे? इससे ज्यादा आप नहीं गिर सकते। कंप्लेन आपने किया है, कार्रवाई जांच लेकिन हाँ नहीं, मैं मतलब एक बात बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी भाजपा के कहने पर जांच करिए। मोहन जी, 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सांसद के मात्र 351 करोड़ रुपया काला पैसा ईडी ने प्लांट किया था। अभय नारायण जी वहां पे जाके कैसी निम्न स्तर की वो हो गई है कि भ्रष्टाचारियों के गोद में तो पहले से बैठे हो। लालू यादव के गोद में बैठने वाली कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रही किसको? भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन हमने प्रदेश की जनता के समय उस समय भी वायदा किया था कि एक एक भ्रष्टाचारियों को टांगना चाहिए। सब टंगा रहे हैं, कोई बांगड़ बिल्ले बचेंगे नहीं। प्रदेश के जो संसाधन को लूटे हो आप लोग, जो प्रदेश के संसाधन को लूटे हो सभी तो टांग दीजिए। मत बोली ना दादा। चलिए, उन्होंने आपत्ति दर्ज की। देखिए, मैं अभय नारायण बोलता हूँ, जयललिता पे भी हमने कार्रवाई नहीं किया था, लालू यादव पे भी हमने कार्रवाई नहीं किया था, मधु कोड़ा पे हमने कार्रवाई नहीं किया था, कनिमोजी पे हमने कार्रवाई नहीं किया था। ये सारी कार्रवाई क्यों किसने की थी और किसके कालखंड में हुई थी? आप बाहर थे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पीछे जाओगे
पीछे जाओगे तो प्रफुल्ल गंगा पटेल पे जमुना में कार्रवाई बहुत करने से पानी है। किसने रोका है? अरे सुन तो लो दादा, सुनने में इतना तकलीफ क्यों है? आप ही कालखंड की बात करो, बर्दाश्त ठीक है। करो। चलिए, प्रदेश आखिरी की में जनता ने बर्दाश्त किया एक आपको। टिप्पणी सुन तो लो नागेंद्र आप जी के। ठीक है, चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन इस विवाद का राजनीतिक इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है? क्या इसका असर आने वाली राजनीति पर होगा? नागेंद्र जी। देखिए, हर घटना, हर तथ्य, हर चीज़ों के पीछे राजनीति जो है वो तो है ही, लेकिन मूल विषय जो है सारे राजनीतिक दलों का, वो जो भी बार बार चाहते हैं कि वो जनता की सेवा करे, सत्ता में आए, तो स्वाभाविक रूप से उनको मूल विषय पे ही रहना चाहिए कि वो विकास पे अपना ध्यान केंद्रित करें। और अगर वो सत्ता में हैं तो विकास पे अपना काम करते रहें, और अगर सत्ता से बाहर हैं तो विकास की योजनाओं की खामियों को लेके सचेत रहें। और जनता जो उनको दायित्व, चाहे वो सत्ता में रख के दे या प्रतिपक्ष में रख के दे, दोनों ही समय उनको अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। और सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है और उनको अपने एक एक पैसे की कीमत समझ में आती है। और छत्तीसगढ़ खास तौर पे जो मुझे लगता है कि पावर हब है, सारे संसाधन से लैस है, इसके बारे में कहा जाता है कि अमीर धरती के गरीब लोग आखिर ये कब तक गरीब होने का अभिशाप झेलते रहेंगे। इस क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण होना चाहिए, यहाँ के लोगों की खुशहाली महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और इस पे फोकस होना चाहिए। तमाम ये जो समय है सत्ता में रहने का, ये इसका भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और प्रतिपक्ष के रूप में भी आपको जो समय मिला है इसका भी दुरुपयोग सिर्फ गलत बातों में या सिर्फ बात करने से, विषयांतर होने से नहीं होना चलिए, चाहिए। 30 सेकंड पांडे जी, जल्दी अपनी बात पूरी कर मोदी लीजिए। और मैं- हम चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का दौरा है, राजनीति ना हो, मुद्दों पे बात हो। संभव नहीं कि राजनीति ना हो, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार पे हम पे आरोप लगाते हैं लोग कि बायस करवाई है। जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया तो क्या कहा गया कवासी जी के द्वारा कि मैं अनपढ़ था, मेरे से अधिकारियों ने अरे हस्ताक्षर कुछ किया। मौकों को छोड़ दे, ये नहीं, चाहती है कांग्रेस। नहीं भाई, छोड़ेगी ना, जैसे कांग्रेस को ऐसे- छोड़ेगी। ऐसे आयोजनों को छोड़ कांग्रेस दे। ऐसे राम मंदिर के आयोजन पे कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। ये कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा विहीन कांग्रेसी और नेतृत्वहीन कांग्रेसी मतलब राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन मैं एक विषय कह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना मूल्यांकन स्वयं करे। प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दे दिया और जनादेश भी दे दिया है। ठीक है। अब आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगाने का जिम्मेदारी कोई आप फायदा लोगों के ऊपर है कि थोड़ा सा आप जनादेश का सम्मान करते हुए राजनीति से अलग हटकर हम तो सारे केवल योजना पूरा विकास की कर रहे हैं। राजनीति होनी चाहिए। और विकास वो की शायद गंगा बहा रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी। समय आज इतना ही है, इसलिए इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े, बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।